सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज 4 टॉपिक में डिस्कस करूंगा, लेकिन 2 वीडियो के माध्यम से, अर्थात इस वीडियो में 2 खबरें मैं विश्लेषित कर रहा हूं और 2 अन्य खबरों को एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विश्लेषित करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे शराब पर राज्यों की मजबूरी। देखेंगे आखिर जब भारत लॉकडाउन से गुजर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए अनिवार्य है, ऐसे समय में क्यों वाइन शॉप खोलकर सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वा रही। बावजूद इसके उन्होंने इन वाइन शॉप को खोल रखा। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर। देखेंगे कोरोना के साथ ये चर्चा में क्यों बना हुआ। सबसे पहले हमारी जो पहली खबर है वह शराब से रिलेटेड। शराब जिसका उपयोग बहुत से लोग करते हैं, अगर इसका इतिहास हम उठाकर देखें तो कई हजार साल पुराना दिखाई देता है। अगर हम वर्तमान समय में जो अंगूर का जो शराब बनता है, शायद सर्वाधिक इसी से बनता है, इस पर आधारित अगर हम फर्मेंटेशन बेस्ड जो शराब बनती है, जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, उसका अस्तित्व देखें तो लगभग 7000 ईसा पूर्व चीन में इसका प्रारंभ हुआ दिखाई देता है। अर्थात जैसे चीन से बहुत सी चीज़ों का उत्पादन प्रारंभ हुआ, उसी में ये जो फर्मेंटेशन बेस्ड जो अंगूर का जो शराब बनता है, इसका भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह जो है कि विश्व के अन्य देशों में फैला। वर्तमान समय में इसका जो प्रमुख बड़ा जो केंद्र आपको दिखाई देगा वह दिखाई देगा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र। भूमध्य सागरीय कौन सा? जहां पर मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं। तो जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है, आपको पता है यहाँ पे सिट्रस अर्थात रसदार खट्टे जो फल होते हैं उनका उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और यहीं पर शराब की आपको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दिखाई देंगी। कुछ वहाँ पर शहरों का और वहाँ पर कुछ राज्यों का जो है कि पूरी जीडीपी में लगभग 50 to 60% जो आय का स्रोत है वह क्या है? शराब। कुल मिलाकर शराब वर्तमान समय में न सिर्फ अधिक डिमांड की जाने वाला प्रोडक्ट है, बल्कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में आय भी प्राप्त होती है। खैर, कुल मिलाकर हमने यह समझा कि इसका जो फर्मेंटेशन बेस्ड अंगूर का ये जो शराब बनता है, इसका जो अस्तित्व है वो 7000 ईसा पूर्व चीन से होता है। वर्तमान समय में शराब को कुछ लोग स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग अपनी आदतों के कारण इसको ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य के वजह से कई लोग इसको मानते हैं कि इससे क्या होता है, जो हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं कम होता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं क्लियर करता हूं पहले। और उसके बाद जो है कि फैट में कमी आती, कई तरह के इसके तर्क दिए जाते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि आखिर प्रॉफिट और लॉस में किसका रेशियो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं लॉस का रेशियो ज़्यादा। बावजूद इसके आज इंटरनेट के बाद जिस वस्तु की सर्वाधिक डिमांड होती है वह कौन सी है वस्तु? वही शराब है। इससे यह पता चलता है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी इसका डिमांड क्या है? ज़्यादा है। और तो और इसका अगर हम यह देखें कि उपयोग, तो इसका जो उपयोग होता है यह उन क्षेत्रों में भी होता है जिन क्षेत्रों में सामान्यतः परिवहन नहीं है, जहां पर उत्पादन इसका नहीं होता। फॉर एग्जांपल इंडिया में तो सभी प्रकार की जो है कि उत्पादन होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनसे हम फर्मेंटेशन करके वाइन अर्थात शराब का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके आर्कटिक क्षेत्र वाले एरिया हैं, जो साइबेरिया वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि इसका जो डिमांड है वह ग्लोबल है, किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। और इनका जो प्रयोग जो सर्वाधिक होता है वह भी होता है उन्हीं ठंडे क्षेत्रों में। और ठंडे क्षेत्रों में इसलिए होता है जिससे वह लोग अपने शरीर को गर्म रख सकें और ज़्यादा एक्टिव फील कर सकें। और इसी के कारण आपने एक ये भी चीज़ देखा होगा कि ठंडी के समय में लोग ज़्यादा शराब पीते हैं। खैर, अगर हम इसको देखें वैश्विक रूप से इसके पैटर्न पर थोड़ा सा नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि विश्व के सर्वाधिक जो शराब को कंज्यूम करने वाले, उसका उपभोग करने वाले जो देश हैं उसमें भारत शामिल नहीं है। मालडोवा
बेलारूस, लिथुआनिया, रूस, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से अगर आप जो है कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, अधिकांश देश आपको कहाँ के दिखाई देंगे? यूरोप के, अर्थात यूरोप आपका यूएसए और कनाडा का क्षेत्र, इधर रूस और इधर फिर जो है कि आपका चीन वाला क्षेत्र, और फिर ठंडे क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और कितना होता है अगर मैं इसको आपको बताऊं तो वैश्विक रूप में विश्व के जो 10 अग्रणी शराब पीने वाले देशों में औसतन एक व्यक्ति जो है कि प्रति वर्ष 15 लीटर से अधिक शराब पी जाता है। हालांकि भारत में यह औसत कम है और भारत में यह है 4.3 लीटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कम शराब पीते, नहीं, हमारे यहाँ क्या है जो है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, और लोग बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ शराब इंडस्ट्री है वह इतनी विकसित नहीं है जितनी अन्य जगहों पर, और इसकी वजह से प्रति व्यक्ति जो हमारा उपभोग है वह कितना आता है? 4.3 लीटर एक व्यक्ति प्रति साल का औसत आता है, जबकि विश्व का जो अग्रणी 10 जो उसके उपभोग करता देश हैं वहां पे औसतन 15 लीटर आता है। अब देखिए फिर से उन्हीं देशों को आप देखिए, मोल्डोवा में आपको एक व्यक्ति 17.4 लीटर जो है कि उपयोग करता है प्रत्येक साल शराब का। वहीं बेलारूस में 17.1, लिथुआनिया में 16.2, कुल मिलाकर ये यूनिट ब्रैकेट में लिखी हुई। इसको देखकर आप यह समझ सकते हैं कि हम जो शराब को लेकर जो हमारी नज़रिया है उसमें हम एक चीज़ को भूल करते हैं, और वो यह कहते हैं कि भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग पाए जाते हैं। यह तथ्य क्या है? गलत है। हाँ, इसको आप अगर ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा सही हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और उसके हिसाब से अधिक लोग पीने वाले। लेकिन इसमें मेन रोल जो है वह क्या है? जनसंख्या का है, ना कि पीने वाले लोगों का। इस हिसाब से देखें तो चाइना में भी क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपभोग किया जाता है। और इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि जो शराब है, यह शराब जो है कि हर जगह इस समय डिमांड की जा रही है। अर्थात लॉकडाउन में जो इंडिया में जो कंडीशन देखने को मिल रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे ग्लोबल पैटर्न में ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अन्य जगहों पर लॉकडाउन के दौरान शराब का जो है कि कैसे शराब तक लोगों की पहुंच हो, इसके लिए वहां पर पहले से ई कॉमर्स, होम डिलीवरी के साथ साथ अन्य प्रकार के विकल्प पहले से वहां पर उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो शराब का सप्लाई चेन है इतना विकसित नहीं है। इसके कारण जब दुकानें खुलती हैं वहां पर लोग क्या होते हैं? टूट पड़ते हैं। खैर, अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए जो मुझे लगा कि मैं नहीं जानता हूँ इसलिए मैंने लिख दिया, हो सकता है आप भी ना जानते हैं। जो जौ से बना हुआ ड्रिंक होता है उसको बियर बोलते हैं। अंगूरों के फर्मेंटेशन से जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको वाइन बोलते हैं। और डिस्टिल प्रोसेस से अर्थात आसवन विधि से बनने वाला जो ड्रिंक है इसको विस्की बोलते हैं। और सामान्यतः जब हम क्या कहते हैं कि इंडिया में शराब शब्द का यूज करते हैं तो हमारा तात्पर्य जो है कि विस्की और वाइन से ही होता है, और इसी के कारण इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और भी शराब की जो है कि वैरायटी हैं, और इसमें जैसे सेब और नाशपाती से बनने वाले ड्रिंक को साइडर और चावल से बनने वाले ड्रिंक को शेक ड्रिंक के नाम से कहा जाता है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी शब्द आए तो इस सभी को हम क्या करेंगे? अल्कोहल के अंतर्गत रखेंगे। हुआ क्या है? पूरा घटनाक्रम जोड़ा कैसे है कि जब दूसरा लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसी समय से कई राज्य सरकारों ने और लोगों ने, इंडिविजुअल लोगों ने भी क्या कि शराब के दुकानों के खोलने की मांग की। लोगों का कहना यह था कि चूंकि लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, कोई भी आर्थिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और इसके वजह से चूंकि हम अल्कोहल कंज्यूम करते आए हैं और हम नहीं कर रहे हैं तो हम डिप्रेशन और तनाव में जा रहे हैं। ये बात सही भी थी, कई तरह की चीजें ऐसी सामने आई भी। तो लोगों का तर्क यह था कि उनको जो है कि शराब की आपूर्ति होनी चाहिए, कोई भी सरकार विकल्प इसके लिए अपना सकती। वहीं राज्यों के लिए क्या था कि राज्यों ने कहा कि चूंकि इससे राज्यों को बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है और कोरोना के समय जबकि अन्य उत्पादन गतिविधियां नहीं हो आ रही हैं, राजस्व कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसे में शराब की दुकानों के माध्यम से हम राजस्व प्राप्त करते हैं, इसलिए दुकानें खोली जाए। कुल मिलाकर कई समीक्षक जो है कि इस पर कई तरह के तर्क देते रहे। लेकिन यह जो बहस प्रारंभ हुई है यह हुई है जब अभी सरकार ने क्या किया है कि अपना जो लॉकडाउन
3 है, तीसरा स्टेज का जो लॉकडाउन है, इसमें जब क्या किया है, इन्होंने शराब की दुकानों खोला। अब जब शराब की दुकानों को खोला है तो जो बहस पहले से चली आ रही थी उसको क्या हुई है, गति मिल गई। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं इनको फूड के अंतर्गत रखा जाता है। तो कई लोग यह तर्क पहले से दे रहे हैं कि जो शराब की दुकानें हैं पहले खुल जानी चाहिए। स्वाभाविक है, देखिए इसमें एक ही चीज है, इसमें ना तो पक्ष है ना विपक्ष है। इसमें अगर व्यक्ति शराब पीता है तो शराब की दुकानों को खोलने के पक्ष में खड़ा होगा, अगर वह नहीं पीता है तो किसी भी पार्टी से संबंधित हो क्या होगा, उसमें विपक्ष में खड़ा होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि इससे जो हमने यह प्रक्रिया अपनाई है, कोरोना के लिए हमने काफी रास्ते खोल दिए, आगे हो सकता है इसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़े। खैर, तो कुल मिलाकर यह जो लोग कह रहे हैं कि जब फूड और इसेंशियल प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो सकती है तो शराब की भी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये फूड के अंतर्गत आता है। हालांकि जब यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर हमने जो एपिडेमिक एक्ट लागू किया 1897, तो उसके नियमों के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट के नियमों के तहत हमने ये कर दिया कि इनकी दुकानें ना खोली जाएं। इसीलिए प्रथम और सेकेंड लॉकडाउन में हमने इनकी दुकानों को बंद रखा। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको जो है कि अब इसको प्रारंभ कर दिया गया है। तो जब प्रारंभ कर दिया गया है तो इसमें अब देखिए राज्यों ने इसमें अपनी सहभागिता क्यों दी है, अर्थात उन्होंने क्यों इसको स्वीकार किया है कि इसको खोलना। सबसे पहली बात है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं उनके राजस्व का 20% से अधिक हिस्सा सिर्फ शराब से आता है, और अधिकांश राज्यों के जो राजस्व का स्रोत है उसमें लगभग 10 से लेकर 15%, अधिकांश राज्यों में जो राजस्व का स्रोत है वो निर्भर करता है शराब पर। लेकिन 20% से अधिक हिस्सा वाले राज्य भी हैं जिनके राजस्व में इसका हिस्सा ज्यादा, जैसे तमिलनाडु के पूरे राजस्व में लगभग 28% का हिस्सा जो है वह शराब का है, केरल में 23.7%, उत्तर प्रदेश में 23%, कर्नाटक में 20.5%। अब देखिए आपको एक डेटा पता होगा कि उत्तर प्रदेश को जो है कि शराब के राजस्व से ज़्यादा प्राप्त होता है, और यहाँ पे मैंने परसेंटेज कम लिखा। इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का टोटल जो जीडीपी का आकार है वह क्या है, इन राज्यों से बड़ा है। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जब यह टोटल जीडीपी का 23% होते हुए भी इसको क्या होता है, जो राजस्व प्राप्त होता है वह क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण अभी आगे मैं चल के बहुत से डेटा मैं आपको दूंगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा इससे लाभ होता है। कुल मिलाकर अगर हम इन आंकड़ों को नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका 20% से अधिक हिस्सा किससे आता है, आपके शराब से आता है। राजस्व का चूंकि ये प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसी के कारण इसको अभी तक जीएसटी में अंतर्गत नहीं लाया गया है। क्यों? क्योंकि राज्यों को लगता है कि अगर यह जो मेन सोर्स है ये भी जीएसटी के अंतर्गत चला गया तो क्या होगा, वह जो है कि वो विभाजित होगा केंद्र और राज्यों में, और उससे उनका स्रोत जो है आय क्या होगी, प्रभावित होगी। और इसी के कारण क्या किया गया, इसको रखा गया है। जब यह मेन सोर्स है तो इसी मेन सोर्स का यूज कोविड-19 से लड़ने के लिए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं इसके ये समझिए। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है कि दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि वित्त के अभाव के कारण हम सैलरी खर्च के अलावा बाकी जो भी आवश्यक कार्य हैं उनको हम कटौती कर रहे हैं। अर्थात दिल्ली सरकार यह कहना चाहती थी उसके पास पैसे का अभाव है। केरल सरकार ने भी अपनी वित्तीय स्थिति खराब होने की बात कही और यह कहा कि राज्य जो है कि राज्य को उच्च दर पर, हाई इंटरेस्ट रेट पर बाजार से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। पंजाब ने भी ये कहा कि दूसरे लॉकडाउन के दौरान उसने कहा था कि हम केंद्र से सिफारिश करेंगे कि वो क्या करे, शराब की दुकानों की खोलने की अनुमति दे दे। कारण तीनों जगह एक ही चीज है, कहीं ना कहीं शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व। और इसके साथ तर्क ये भी दिए गए, ये तो राज्यों ने कहा पैसे को लेकर, सभी राज्यों ने लगभग एक चीज कहा कि इस समय एक सबसे बड़ी समस्या यह क्रिएट हो गई है कि जिन लोगों को शराब नहीं मिल रहा है वह क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर में पानी मिलाकर पी रहे हैं।
आप एनडीटीवी अगर आपने देखा होगा तो कई ऐसे वीडियो फुटेज सामने आए हैं एमपी के, अन्य राज्यों के भी, कि लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर खरीद रहे हैं उसमें पानी मिलाकर, क्योंकि सैनिटाइजर में भी अल्कोहल क्या है, हाई लेवल का पाया जाता है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है और जो ट्राइबल्स एरिया के पास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, कच्ची शराब का जो है कि उत्पादन बढ़ गया है, और कच्ची शराब को क्या कर रहा है, लोग पी के उसके वजह से क्या हो रहा है, बीमार हुए। अर्थात कोरोना के साथ साथ अन्य प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, और इसी के कारण कहा गया यह जरूरी है। इसके साथ साथ केरल और मेघालय से शराब के लोगों जो उनको उसके जो है कि एडिक्ट हो चुके हैं, जो लती लोग हैं शराब के, उन्होंने तो यहाँ पे कई बार ऐसे केसेस सामने आए कि उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया। कारण यह है कि जो लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं वह उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और शराब मिल नहीं पा रही है, इसके वजह से वह के डिप्रेशन और अन्य अपनी जिस कारण से जो भी उनकी मजबूरी है उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट की घटनाएं भी कर रहे हैं। इससे एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर सिर्फ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि अन्य प्रकार की जो चुनौतियां इसके फैलर बन रही थी उनके लिए भी थी। पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि प्रति व्यक्ति उपभोग के अग्रणी राज्य हैं। अर्थात अगर आप पता करना चाहें कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है कि शराब का जो है कि कंज्यूम किया जाता है, तो उसमें कौन सा है, आपका पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और इन राज्यों में क्या होता है कि जब इसका कंज्यूम किया जा रहा था, अब नहीं मिलेगा, तो कई तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ सामने आ रही थी। बावजूद इसके अब देखिए, चूंकि अब लॉकडाउन में जो है कि इनकी अनुमति दी गई है, तो इससे निपटने के लिए दिल्ली ने शराब बिक्री पर क्या किया है, स्पेशल कोरोना फीस लगाया, और यह 1-2% नहीं 70%, 70% लगाया गया। अब 70% का मतलब है कि कोई शराब पहले जो है कि 100 रुपये में बिकती थी, अब कितने की बिकेगी, 170 रुपये की। बावजूद जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या है कि इसकी बिक्री में कोई कमी नहीं आई। इससे यह पता चल रहा है कि आने वाले समय में राज्यों को जो लगा था कि इससे बहुत बड़ा राजस्व आ सकता है, वह तो प्राप्त होगा ही होगा। और साथ ही साथ एक चीज और सामने आती है कि लोगों को अब जो है कि शराब ज़्यादा जरूरी लग रहा है, ना कि कोरोना से बचना। मैं जब भी अपने इंडिया के सिटीजन के विषय में उनकी इंटेलेक्चुअल राइट्स और इंटेलेक्चुअल कमांड और साउंडनेस के विषय में जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे एक चीज़ का बड़ा निराशा होता है। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वह 1-2 दिन 4 दिन के लिए होता है, उसके बाद हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस से अगर हम थोड़ा सा हमारे पास अनुभव से हम सीख लें, तो हमें यह देखना चाहिए कि अमेरिका की जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी कितनी हाई है, यूरोपीय यूनियन यूके को देख लीजिए, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी है, बावजूद वहाँ पे हजारों लोग डेली मर रहे हैं। और इसी तरह हमने क्या किया है, सिर्फ चूंकि हमको शराब नहीं मिल रही थी, तो हम लोग कहाँ, ठेके के सामने खड़े हो गए, और ठेके के सामने एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हम शराब लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमने बस एक चीज किया है कि भले ही एक व्यक्ति जिसको शराब पीने की वजह से शांति मिल जाएगी, हो सकता है वो कई तरह से कोरोना को अपने घर के अंदर लेके आए, और आने वाले समय में इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना। खैर, कुल मिला के यूपी जो है कि दिल्ली ने क्या किया, 70% जो है कि स्पेशल कोरोना फी लगा दिया, जिससे कम से कम लोग जाएं, लेकिन ये भी क्या होता, फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह यूपी में भी क्या किया गया है कि स्पेशल ड्यूटी ऑन लिकर लगाया गया है, जिससे क्या हो सके कि शराब थोड़ा सा महंगी बिके, कम लोग उपभोग करें, हालांकि तब भी लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। इस तरह से एक चीज़ समझिए कि पहले जो शराब बिक्री होती थी उसका जो भी MRP होता था, उस पर सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। अब सरकारों ने क्या किया है, अलग अलग टैक्सेस लगा दिए, बढ़ा भी दिए हैं, जिससे राजस्व प्राप्त हो सके अधिक से अधिक, और साथ ही साथ कम लोग वहाँ पर जाएं, भीड़ कम हो। बावजूद इसका जो है कि सप्लाई भी बढ़ी है और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ी है। इससे पता चलता है कि शराब आज के समय में भारत में अधिकांश लोगों के लिए मजबूरी का सबब बन गया। जैसे दिल्ली और यूपी ने किया है, तमिलनाडु ने जो है कि ये पहले से करता आ रहा है, वह इसने क्या किया है कि वह सिर्फ बिक्री उत्पाद शुल्क नहीं लेता, अर्थात प्रोडक्शन का जो है कि नहीं लेता, वह एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ जो है कि वैट भी लेता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी जोड़ता है, जिससे अधिक टैक्स प्राप्त हो सके। और इस सभी चीज़ों के केंद्र में क्या है कि राज्यों को क्या हो रहा है, कई तरीके से वह टैक्स अधिक लगाकर उससे क्या कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के कारण उनको लगता है
है कि इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होने वाला है, राजस्व हमारे पास आता जाएगा। इसी के साथ साथ कोई भी राज्य अगर विदेशी शराब का आयात करता है तो उस पर भी क्या करता है, वो एक्स्ट्रा शुल्क लगाता है, जैसे उसके ब्रांड के नाम पर परिवहन शुल्क, अन्य प्रकार के टैक्स लगाकर, जिससे शराब से क्या हो सके, अधिक से अधिक पैसा मिल सके। अब देखिए आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, उसने ये बताया था कि अधिकांश राज्यों, शब्द देखिए अधिकांश राज्यों, कुल राजस्व का 10 से 15% जो हिस्सा होता है वह शराब पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से आता है। वहीं 2019-20 के दौरान 29 राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित राज्यों ने शराब उत्पादन शुल्क से संयुक्त रूप से, ध्यान दीजिए, 1,75,501 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा था। और यह जो बजट प्राप्त हुआ था, किससे प्राप्त हुआ था, यह हुआ था शराब से प्राप्त। अर्थात आप समझ सकते हैं कि यह जो शराब से प्राप्त होने वाली रकम है यह कितनी ज़्यादा है। जैसे अगर हम कहें कि यह 10 से 15% पूरे राजस्व का मान लीजिए, इसको हम कैलकुलेट कर लें, या फिर जो है कि मैंने हाईली जो बताया कुछ राज्यों का, जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, यूपी है, इनको देखिए जहाँ पर 20% से अधिक जो है कि राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रकम है। और सरकार को ये लग रहा है क्योंकि कोरोना का ये जो प्रसार है, इसकी जो रोकथाम है ये जल्दी नहीं थमने वाली, इसलिए हमें पैसे की ज़रूरत है और उस पैसे की सप्लाई होती रहे। लेकिन अच्छा होता कि सोशल डिस्टेंसिंग के पहले नियम कुछ मजबूत बनाए गए होते, वहाँ पर उनको एग्जीक्यूट किया गया होता, कुछ जिम्मेदारी दी गई होती कुछ संस्थाओं को, या जो है कि ये वाइन शॉप के जो ऑनर हैं उनको, कि आपको इसको किसी तरह से फॉलो करवाना, तो शायद ये रिजल्ट कुछ और होता। खैर, कुल मिलाकर अगर हम देखें वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो शराब के उत्पादन शुल्क से सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति हुई वह यूपी को ही, लगभग 25,000 करोड़ रुपए। उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को हुई। इसी के कारण यह कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में यह जो राज्यों ने वाइन शॉप खोले हैं, इनके पीछे इनके कारण यह नहीं है कि चाहते ऐसा है, इनकी मजबूरी है। और मजबूरी यह है कि चूंकि लॉकडाउन में बाकी कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किसी तरह से राजस्व सरकारों के पास नहीं आ रहा, और उनको कोरोना के लिए मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए पैसे की जो है कि बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसी के कारण यह कर रही हैं। आप इस पूरे डेटा से, पूरे चीज़ों से समझ पाए होंगे कि यह जो कंडीशन है सिर्फ जो है कि इंडिया में नहीं है बल्कि बाहर भी हो रही। मैंने एक रिपोर्ट का एनालिसिस किया, उसमें यह मुझे पता चला कि जहाँ पे यूरोप, यूके और जो है कि अमेरिका जैसे देशों में भी क्या हुआ है, इस समय जो अल्कोहल का कंजप्शन है वह बढ़ गया है, अर्थात उसका उपभोग बढ़ गया है। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह जो एक शराब का एक जो लत है, इसने लोगों को कुछ जो है कि अपनी बीमारियों और साथ ही साथ जो महामारी से लड़ने के लिए जो उनका विल पावर है उसके कमज़ोर पड़ दिया है। अर्थात लोग अपने आदतों के बस में होकर बीमारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसके वजह से कई तरह की चुनौतियां हमको देखने को मिल रही हैं। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, वह है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ASF के नाम से भी जानते हैं। यह घरेलू और जंगली सूरों में होने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मानव में इसका प्रसार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूअर इससे प्रभावित होते हैं, और यह बड़ी स्केल पे होता है तो काफ़ी बड़ा चुनौती होता है। यह जो होता है यह जैसा कि मैंने बताया संक्रामक बीमारी है। इसका मतलब है एक जानवर से दूसरे जानवर में यह पहुँच सकता है, सूअरों में है इसका, ठीक है। यह जो है कि एक जो है कि एक DNA परिवार का एक उसके अंतर्गत पाया जाता है, जिसका नाम है, यह देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, एस्फेविरिडे परिवार के DNA वायरस के कारण इससे होता है। अब यह जो क्या होता है इसको ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बस ये ध्यान रखिए कि जो कोरोना है ना वह RNA टाइप का वायरस होता है, अर्थात उसकी जो प्रकृति हो RNA से जुड़ी होती है और इसकी DNA से होती है। क्योंकि RNA और DNA को मैं समझाने का प्रयास भी करता तो इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं और आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है। खैर, आप इसको थोड़ा समझ पाए हैं, अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं कभी इसको RNA DNA पे कोई स्पेशल वीडियो बनाकर
मैं जब चीज़ें करूँगा तो करंट को मैं रिवाइज करवा दूँ। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई जानवर इससे प्रभावित हो जाता है, कोई जानवर मतलब सूअर जब इससे प्रभावित हो जाता है तो उसको तीव्र गति का जो है कि बुखार आता है, भूख में कमी आती है और जो है कि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी तेज हो जाता है और इसके वजह से क्या होता है कि उनकी मौत होती है। और इसका जो ये मौत होती है, ये संख्या इतनी तेज़ी से स्प्रेड करती है, फैलती है कि देखते देखते कई हजार जो है कि जानवर इसके शिकार में आ जाते हैं। इसका जो प्रसार होता है कैसे होता है कि वो जंगली घरेलू या जंगली जो सूअर है वो किसी इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में जैसे आते हैं या फिर कोई ऐसी दूसरी सामग्री, जैसे मान लीजिए एक जगह कोई कूड़ा पड़ा हुआ था, कुछ खाना वगैरह कुछ भी गिरा हुआ था, वहाँ पे कोई सूअर गया जो इन्फेक्टेड था, वहाँ पर उसके वायरस आ गए और फिर दूसरा सूअर वहाँ पे गया, इसके वजह से ये फैलता। आप कह रहे होंगे मुझे क्या पढ़ाने की ज़रूरत है, ये इसलिए है क्योंकि हमें ये भी समझना है कि हम यह जो एनिमल का जो बीमारियां हैं ये काफ़ी आपके परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। कुल मिलाकर इसके वजह से क्या होता है, ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। भारत में नवंबर दिसंबर 2019 में ये केसेस आने प्रारंभ हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी जो है कि रेट जो है कि काफ़ी बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश असम में इसका प्रसार सबसे तेज देखने को मिल रहा है और इसके वजह से लगभग 3000 सूअरों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के कारण इस पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने इन राज्यों को कहा है कि इसको तुरंत नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कोरोना के साथ साथ दूसरी कोई महामारी अगर जानवरों में भी फैल गई तो उसको टैकल करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसकी जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 100% है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई अगर जानवर इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे बचाना काफ़ी कठिन है। भारत में ये बीमारी इसलिए ज़्यादा घातक मानी जाती है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वहाँ पर जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसका जो पालन किया जाता है वो एक व्यवसाय के रूप में किया जाता है और जानकर आपको आश्चर्य होगा, लगभग 20 लाख सूअरों का यहाँ पर पालन किया जाता है। अगर यह बीमारी फैलती है तो ये सभी जो जानवर हैं क्या होते हैं, इसके चपेट में आ सकते हैं। अब जो 20 लाख सूअरों का पालन किया जाता है, इस पर कई परिवार निर्भर हैं। साथ ही साथ यह जो है कि पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। इसके मांस को बोला जाता है पॉर्क के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इसका जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं एक तो क्या है, ये खाने से, खाद्यान्न से जुड़ी हुई चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब जो परिवार जो इसका पालन कर रहा है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, एक नई प्रकार की चुनौती हो जाएगी, अर्थात उसका भी रोजगार छिन जाएगा। तो इस दोनों ही चीज़ों को देखते हुए इसको कहा गया है कि इसको तुरंत जो है कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि तुरंत इसको टैकल करें। अब इस बीमारी को लेकर भी एक नया तथ्य सामने आया है। कई समीक्षक ये मान रहे हैं कि यह चीन के द्वारा फैलाया गया है। चीन का जो स्वायत्त क्षेत्र है, जो तिब्बत वाला, उसको जियांग स्वायत्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये देखिए, जो तिब्बत आपको टेरिटोरी दिखाई दे रहा है और तिब्बत का ये जो क्षेत्र है इसको जियांग नाम के से जाना जाता है चीन में। और इसकी जो सीमाएं हैं देख लीजिए, आपको क्या लगती हैं, पूर्वोत्तर से जैसे आप अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए तो यहाँ से लगती हैं और कहा यह जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से ही होते होते ही असम में फैल गया है। आने वाले समय में पूर्वोत्तर में ना फैल जाए, इसलिए इस बीमारी को तुरंत कंट्रोल किया जाए। जैसा कि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायरस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीन पर इस पर बार बार उंगली उठ जाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वहाँ पर ऐसे कई केसेस आए थे जो कि इसी से जुड़े हुए थे, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जुड़े हुए थे। हालांकि इसमें चीन ने जो है कि साफ इससे इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि यह जो जिम्मेदारी है या ये जो पूरी जिम्मेदारी डाली गई है, यह हो सकता है इंडोनेशिया से फैला हो। चीन का ऐसा कहना है। वहीं इंडोनेशिया ने कहा है कि यह उसी वेट मार्केट से निकला हुआ है जहां से कोरोना वायरस निकला हुआ है। कुल मिलाकर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि यह बीमारी कहीं से आई हो, फिर से मैं कहना यही चाहता हूं जो मैंने एक दिन आपसे और कहा था कि बीमारियां कोई भी हों, जो जानवरों की बीमारियां हों इंसानों में इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि हमने एनिमल और जो है कि ह्यूमन का जो एक गैप था उसको खत्म कर दिया है। अर्थात जब हम उनके करीब गए हैं और उनका उपभोग करना हमने चालू किया तो कई प्रकार के वायरस से हम इन्फेक्टेड हुए हैं। चाहे आप इन्फ्लुएंजा बीमारी को ले लीजिए, स्वाइन फ्लू को ले लीजिए, या फिर जो है कि
स्वाइन फीवर को ले लीजिए, अभी कुछ समय पहले हंता वायरस है, मंकी डिजीज है, कितनी बीमारियां हैं, सभी क्या हैं, जानवरों के संपर्क में आने की वजह से होती हैं। इसका जो सबसे पहला, अगर हम इसका इतिहास थोड़ा सा देखें अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, तो सबसे पहला इतिहास हमें दिखाई देता है और पहला जो आउटब्रेक हमको दिखाई देता है लिखित रूप में वो 1907 में दिखाई देता है। जी हाँ, आज से लगभग जो है कि 100 साल से ज़्यादा समय पुराना ये बीमारी है, लेकिन क्या है, कभी ये बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन भी इसकी है नहीं। तो इसका जो पहला आउटब्रेक हुआ था 1907 में अफ्रीका में देखा गया था और उसी के कारण इसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर के नाम से जाना जाता है। 1907 के बाद लगभग 50 साल बाद फिर से यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इसका घातक प्रभाव फैला था और कुछ समीक्षक कह रहे हैं कि फिर से लगभग 50 साल बाद फिर से यह जो है कि फैल रहा है और इसका जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, चीन है, इंडिया, सब जगह इसका प्रसार देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को रोकने का एक अच्छा तरीका ये होता है, जैसे हमने देखा है बर्ड फ्लू के केसेस में भी हम करते हैं कि इन जानवरों को मार दिया जाता है, हालांकि बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन इसमें जब हम देखें वही प्रॉफिट और लॉस को कंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ है कि अभी इंसानों में नहीं पहुंच रहा है, इंसानों में ना पहुंचना ही राहत की खबर है। अदरवाइज जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं आप देखिए, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, कहीं वहाँ पर भी इस बीमारी का आउटब्रेक तेजी से हो गया तो हमारे लिए कठिन, इसको टैकल करना काफ़ी कठिन हो जाए। आई होप आप दोनों टॉपिक समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।